नमस्कार, मेरा नाम वैष्णव विभू अवस्थी है। मैं महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च भोपाल में एमबीबीएस सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। आज इस वीडियो में मैं आप सभी के सामने पक्षाघात यानी स्ट्रोक, जिसे हम पैरालिसिस, लकवा या अधरंग भी कहते हैं, के विषय में जानकारी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो बिना समय गंवाए हम समझते हैं कि आज हम स्ट्रोक के बारे में क्या जानेंगे। तो सबसे पहली बात कि स्ट्रोक होता क्या है, दूसरी बात कि स्ट्रोक के कारण क्या हैं, लक्षण क्या होते हैं और इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और इसका उपचार कैसे होता है। इसके अतिरिक्त हम जानेंगे कि स्ट्रोक के केसेस में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, किन रिस्क फैक्टर्स के कारण स्ट्रोक होता है, क्या ऐसे कारण हैं जिससे चांस बढ़ जाता है स्ट्रोक होने का, और हम अपनी जीवन शैली में क्या परिवर्तन ला सकते हैं, किस प्रकार की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, खान पान में क्या बदलाव ला सकते हैं जिससे हम स्ट्रोक के चांसेस को कम कर सकें। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि स्ट्रोक भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और इसे हम एक न्यूरोलॉजिकल एपिडेमिक कह सकते हैं, क्योंकि स्ट्रोक या लकवा जो है या पक्षाघात, ये बहुत सारे मरीज़ों को प्रभावित करता है हर साल। और ये न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में आने वाले केसेस में सबसे ज़्यादा जो केसेस आते हैं उनमें से ये एक समस्या है। इसके बाद अगर हम बात करें कि स्ट्रोक बेसिकली क्या है, कि स्ट्रोक होता क्या है, तो इसके अंदर शरीर का कोई आधा हिस्सा या फिर एक पैर हो सकता है या फिर एक हाथ एक पैर हो सकता है, या फिर पूरा ही शरीर हो सकता है, तो यह काम करना बंद कर देता है, या पैरालिसिस हो जाता है। जैसे पैरालिसिस का अर्थ है, पैरा मतलब आधा और लिसिस मतलब टूट जाना। तो बेसिकली टूटता नहीं है बट सिग्नल पहुंचना बंद हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह एक मस्तिष्क की समस्या है। तो इस केस के अंदर मस्तिष्क में दो प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। या तो जो मस्तिष्क में रक्त वाहिका है, जो खून की नली है, जो खून लेकर जा रही थी, जो ब्लड वेसल है, या तो वो फट गया है तो हीमोरेजिक स्ट्रोक हो गया है, या फिर उसके अंदर कोई चीज़ फंस गई है तो आइस्कीमिक स्ट्रोक हो गया है। अब जो चीज़ फंसी है वो एम्बोलस भी हो सकता है या फिर थ्रोम्बस हो सकता है। तो उसके बेसिस पर आइस्कीमिक स्ट्रोक दो भागों में और डिवाइड किया जाता है, एम्बोलिक स्ट्रोक एंड थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक। बट आप मोटा मोटा ये जानिए कि स्ट्रोक दो प्रकार का है। एक हेमरेजिक, जब ब्रेन हेमरेज हो जाता है, खून के अंदर दिमाग के अंदर खून आ जाता है। और आइस्कीमिक स्ट्रोक, जब जो खून की नली है वो रुक जाती है, तो उसके कारण उसमें कोई बाधा पड़ जाती है, तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही दिमाग में, तो आइस्कीमिक स्ट्रोक हो जाता है। तो स्ट्रोक बेसिकली क्या है कि दिमाग की जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स, उनकी मृत्यु हो जाना। क्यों मृत्यु हो रही है? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही। और ऑक्सीजन की सप्लाई क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि खून नहीं पहुंच रहा, या फिर जो खून की नली है वो फट चुकी है। तो ये बात हो गई कि स्ट्रोक होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। आप कैसे पहचानेंगे कि किसी मरीज़ को स्ट्रोक पड़ा है या नहीं पड़ा? तो सबसे पहला लक्षण होता है मुंह का तिरछापन, कि मुंह एक तरफ ऐसा तिरछा हो जाएगा उस मरीज़ का, बोलने में दिक्कत होगी, शब्द आर्टिकुलेट नहीं कर पाएगा, मतलब शब्द जोड़ नहीं पाएगा वो, बोलने में उसको समस्या आएगी। दूसरी दिक्कत क्या होती है? दूसरी दिक्कत कमज़ोरी होती है। कमज़ोरी मतलब हाथ या पैर को हिलाने में कमज़ोरी, हाथ या पैर की जो पावर है वो कम हो गई है। पेशेंट अपना हाथ या पैर नहीं हिला पा रहा, उठ नहीं पा रहा है, तो अमूमन वो कोशिश करेगा बोलने की, तिरछे मुंह से आवाज़ निकालने की कोशिश करेगा कि वो आपको मैसेज दे पाए। इसके अतिरिक्त क्या समस्या होती है? इसके अतिरिक्त पेशेंट चल नहीं पा रहा, क्योंकि अगर पैर में स्ट्रोक हुआ है, मतलब पैर प्रभावित हुआ है स्ट्रोक से, स्ट्रोक तो ब्रेन में ही होता है, लेकिन अगर पैर प्रभावित हो गया है, होमनकुलस का वो एरिया जो पैर को रिप्रेजेंट करता है, होमनकुलस मतलब ब्रेन का वो हिस्सा, मतलब ब्रेन में पूरे शरीर का मैप है। तो अगर एक पर्टिकुलर जगह पर जो रक्त वाहिका सप्लाई कर रही थी वो प्रभावित हुई है, तो वो जगह प्रभावित हो जाएगी और उधर पैरालिसिस हो जाएगा। तो अगर होमनकुलस का वो हिस्सा प्रभावित हुआ है तो पैर में भी समस्या आएगी, चल नहीं पाएगा पेशेंट। इसके अतिरिक्त देखने में समस्या आ सकती है पेशेंट को, और उसको सुनाई देने में टिनिटस हो सकता है, कभी कभी ज़्यादा भी सुन सकता है पेशेंट, ये समस्या भी आती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट को कम सुनाई दे रहा है। दिखाई देने में समस्याएं आती हैं, जैसा मैंने आपको बताया, और सूंघने में समस्या आती है पेशेंट को ऐसे केसेस में। तो ये तो थे कि स्ट्रोक के अंदर क्या सिम्टम्स होते हैं। उसकी स्पीच स्लर हो जाएगी, बोल नहीं पाएगा, लड़खड़ाई ज़बान में बोलेगा। और समय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो पहले 4 घंटे होते हैं स्ट्रोक पड़ने के बाद, या पहले 3 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वो आइस्कीमिक स्ट्रोक के पेशेंट्स में पर्टिकुलरली रिकवरी को डिटरमाइन करते हैं। बट क्योंकि हम घर में नहीं पता लगा सकते किस प्रकार का स्ट्रोक है, तो हमें जल्दी से जल्दी अपने पेशेंट को एक
फैसिलिटी में शिफ्ट करना होगा। जो डॉक्टरी सहायता है, डॉक्टरी सलाह लेनी होगी, एक स्ट्रोक रेडी सेंटर जो होता है उसमें शिफ्ट करना होगा हमें अपने पेशेंट को। अब हम बात करते हैं कि कारण क्या होते हैं स्ट्रोक के। तो जैसा मैंने आपको बताया 2 कारण हैं, एक आइस्केमिक के जो खून की नली है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, कोई बाधा आ गई है तो खून नहीं पहुंच पा रहा है, तो न्यूरॉन्स के पास ऑक्सीजन नहीं जाएगी, न्यूरॉन्स मरने लग जाएंगी। और दूसरा होता है हेमरेजिक, कि खून की नली फट गई है ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के कारण, जिसके कारण स्ट्रोक पड़ा है। अब हम बात कर लेते हैं रिस्क फैक्टर्स की। किन मरीज़ों को ज़्यादा रिस्क होता है स्ट्रोक पड़ने का। पहला तो वो मरीज़ हैं जो एज इसके अंदर एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर प्ले करती है, रिस्क फैक्टर की तरह काम करती है। दूसरी अगर बात करते हैं हम लोग किस जेंडर में ज़्यादा पड़ता है, तो अमूमन देखा जाता है कि महिलाओं में थोड़ा सा ज़्यादा होता है स्ट्रोक। इसके बाद अगर हम बात करें अल्कोहलिक होने की, तो अल्कोहल पीने से स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है, इसीलिए जितना हो सके आप शराब को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें और कोशिश करें कि डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से संपर्क करें और बचकर रहें इस समस्या से, अल्कोहल की समस्या से, क्योंकि इससे कई अन्य बीमारियां भी होती हैं। स्मोकिंग, अगर कोई इंसान सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, तो उससे भी स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं पॉल्यूशन के एक्सपोजर से स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है, कुछ टॉक्सिन्स होते हैं उनसे स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है। हार्ट डिसीज़ के पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट जिनको हाइपरटेंशन है, मतलब बीपी की बीमारी है या दिल की कोई बीमारी है, एट्रियल फ्लटर है, एट्रियल फिब्रिलेशन है इत्यादि है, या एंडोकार्डाइटिस की समस्या है, उन पेशेंट्स को स्ट्रोक का रिस्क ज़्यादा रहता है, ये देखा गया है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो स्ट्रोक का रिस्क बढ़ाती हैं, तो स्ट्रोक का रिस्क कुछ अन्य फैक्टर से भी बढ़ता है, जो एक कॉम्प्लिकेशन की तरह हो सकता है अन्य बीमारियों की तरह, अन्य बीमारियों के कारण। तो ये तो बात रही रिस्क फैक्टर की। अब अगर हम बात करते हैं कि स्ट्रोक जो है उसको डायग्नोज कैसे किया जाएगा। जैसे आपने एक पेशेंट लिया जिसको स्ट्रोक था, आपने देखा ये पेशेंट है, इनको स्ट्रोक के लक्षण हैं, आप डॉक्टर के पास शिफ्ट करेंगे। अब डॉक्टर क्या करके डायग्नोसिस करते हैं, तो पहला तो है एनसीसीटी, नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन। तो नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन जो है वो फंडामेंटल इन्वेस्टिगेशन है। इससे आइस्केमिक स्ट्रोक तो नहीं समझा जा सकता, लेकिन हेमरेजिक स्ट्रोक को रूल आउट किया जा सकता है, क्योंकि क्लियरली हेमरेज दिखेगा अगर दिमाग में कोई खून की नस फटी होगी, खून की नली फटी होगी, रक्त वाहिका फटी होगी। परंतु अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम समझ जाएंगे कि भाई ये आइस्केमिक स्ट्रोक का पेशेंट है। दूसरी चीज़ होती है एमआरआई कराया जा सकता है। तीसरी बात सीटी एंजियोग्राफी कराई जा सकती है। चौथी बात, जो सर्वाइकल रीजन है, गले की जगह है, यहाँ पर तो कोई ब्लॉकेज नहीं आया, तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड कराया जा सकता है, कलर ड्रॉपलर कराया जा सकता है आपके डॉक्टर के द्वारा। इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ें भी कराई जाती हैं जिससे प्रोग्नोसिस, यानी पेशेंट कितनी जल्दी ठीक हो पाएगा, ये सब देखा जाता है। तो बहुत सारे स्ट्रोक स्केल्स होते हैं, स्ट्रोक के स्कोर्स होते हैं, वो चेक कराए जाते हैं। पेशेंट अगर अनकॉन्शियस है तो ग्लासगो कोमा स्केल देखा जाता है, जिसे जीसीएस कहा जाता है। तो अगर 8 से कम है जीसीएस, तो प्रोग्नोसिस ख़राब होने की संभावना रहती है, यानी पेशेंट को रिकवर करने में समस्याएं आएंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे डॉक्टर हैं वो क्या दवाइयाँ देंगे। देखिए, इस वीडियो का उद्देश्य आप लोगों में जागरूकता फैलाना है, तो आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि आप कृपया स्व उपचार से बचें और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नज़दीकी डॉक्टर एवं स्वास्थ्य सुविधाओं से संपर्क करें और स्व उपचार ना करें कृपया। तो सबसे पहली बात तो है कि आइस्केमिक स्ट्रोक अगर पड़ा है पेशेंट को, सीटी देखकर समझ लिया जाता है, तो आइस्केमिक स्ट्रोक के पेशेंट के अंदर टीपीए का इंजेक्शन दे दिया जाता है, ये रूल आउट करके कि पेशेंट को हेमरेजिक स्ट्रोक ना हो। बस हेमरेज में हम थ्रोम्बोलाइज नहीं करते पेशेंट को, नहीं तो उससे समस्या होगी और ज़्यादा ब्लीड हो सकता है। आइस्केमिक स्ट्रोक में हम टीपीए का इंजेक्शन दे देते हैं, जिससे जो ब्लड वेसल बंद था वो खुल जाता है। इसके अलावा आइस्केमिक स्ट्रोक के अंदर और क्या किया जा सकता है, तो सर्जिकली जो ब्लॉकेड है उसको भी हटाया जा सकता है सर्जरी के द्वारा, और रेडियोलॉजिकली, यानी जो गामा रेज होती हैं उनका यूज़ करके भी उसे ब्रेक डाउन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक की, तो हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या किया जाता है। देखिए, हेमरेजिक स्ट्रोक में बेसिक पॉइंट तो है कि हेमरेज को रोक पाना, तो उसके लिए ब्लड प्रेशर कम किया जाता है, बट बहुत ज़्यादा कम नहीं किया जाता, क्योंकि अगेन आइस्कीमिया होने का चांस होगा। इसके अलावा हेमरेजिक स्ट्रोक में, क्योंकि लेंटिकुलोस्टाइट आर्टरी जो सप्लाई करती है इंटरनल कैप्सूल को, अमूमन
वो रप्चर होती है और लेंटिकुलर स्ट्राइट आर्टरी एमसीए की ब्रांच है। तो एमसीए जो है, अगर हम बात करें तो ब्रेन के बाहरी हिस्से को, इस हिस्से को जो है एमसीए मतलब मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, वो सप्लाई करता है। तो वो प्रभावित होती है ज़्यादातर हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर। तो हमें ब्लीडिंग रोकनी होती है तो हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस दी जाती हैं पेशेंट को। इसके अलावा डेल्टा अमीनो कैप्रोइक एसिड का भी यूज़ ट्रायल्स के अंदर है और कहीं कहीं पर इसका यूज़ किया भी जाता है। इसके अतिरिक्त यदि मैं बात करूं कि और क्या मेज़र्स लिए जाते हैं, तो बाकी जो है मेज़र्स वो ब्रेन में आईसीपी को कम करने के होते हैं। क्योंकि ये माना जाता है कि न्यूरो के केसेस में जो एक बार इंजरी हो चुकी है ब्रेन को, जो इंसल्ट हो चुका है या जो डैमेज हो चुका है, उसको हम रोक नहीं सकते। मतलब वो जो उसको पलट नहीं सकते जो एक बार हो गया। तो लेकिन हम नए डैमेज को रोक सकते हैं। समझिए मेरी बात कि एक डैमेज जो हो चुका है उसको हम बदल नहीं सकते, ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आगे ना हो डैमेज इसका ध्यान रख सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर आईसीपी को कम करने के लिए मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे मैनीटोल, उसको लूप डायरोटिक्स के साथ दिया जाता है। इसके अतिरिक्त और क्या दिया जाता है, तो स्ट्रोक के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर आईसीपी को अगर कम करना है तो एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है वेंट्रिकुलोस्टॉमी, जिसमें वेंट्रिकल जो ब्रेन में जहाँ पर सीएसएफ होता है उसमें एक छेद किया जाता है सुई के द्वारा और उससे एक्सेस सीएसएफ निकाल लिया जाता है, जिससे जो दिमाग है वो दबे ना प्रेशर बढ़ने के कारण, क्योंकि जो खोपड़ी है उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है इसलिए। इसके अतिरिक्त क्या किया जा सकता है, तो वेंटिलेटर की सेटिंग्स होती हैं, जैसे PCO2 30 से 35 मिलीमीटर एचजी पर रखा जाता है। इसके अलावा नॉर्मोथर्मिया का प्रिंसिपल मेंटेन किया जाता है, मतलब टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रेंज में रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त और क्या करा जाएगा पेशेंट का, तो पेशेंट को और डैमेज ना हो तो ऑक्सीडेटिव डैमेज प्रिवेंट करा जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट दिए जाएंगे, विटामिन ई हो गया, सेलेनियम हो गया, इसके अलावा ग्रेप एक्सट्रैक्ट हो गया, क्योंकि ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट भी एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है और हेड इंजरी या फिर स्ट्रोक के केसेस में लाभदायक पाया गया है इसको भी। इसके अलावा स्टेरॉयड नहीं दिए जाते ऐसे पेशेंट्स को, बिल्कुल भी स्टेरॉयड नहीं दिए जाते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रोक के मरीज़ को उनकी जनरल केयर की जाती है और अगर आईसीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उनको कुछ सर्जिकल इंटरवेंशंस के लिए भेजा जाता है, जैसे हेमी क्रेनियोटॉमी या क्रेनियोटॉमी। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे पेशेंट्स को बार्बिट्रेट कोमा में रखा जाता है, मतलब बार्बिट्रेट देकर उनको एक प्रकार से अनकॉन्शियस स्टेट में भेजा जाता है, जिससे उनके दिमाग का प्रेशर ना बढ़े और डैमेज को रोका जा सके। इसके बाद तो ये तो थे कुछ उपचार के पॉइंट्स, और अब इसके अंदर एक फ़िज़िकल मेथड होता है उपचार में ही कि उनके बेड को, जो बेड है उसको 30 से 35 डिग्री के एंगल पर रखा जाता है कि जो पेशेंट है उसका जो सिर है वो थोड़ा-सा ऊपर रहे, तो जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है या ब्लड है वो ज़्यादा अकम्युलेट ना हो और दिमाग को ना दबाए। तो ये सारी तो बातें हो गई। इसके अतिरिक्त मल्टीविटामिन का सिरप वगैरह भी ऐसे पेशेंट्स को दिया जाता है। अब यदि हम बात करते हैं इन पेशेंट्स के अंदर और कौन-कौन से इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी है, तो एक सीरम होमोजेंटेसिक एसिड कराया जाता है, क्योंकि ये होमोजेंटेसिक एसिड्यूरिया जो है विटामिन B12 डेफिशिएंसी में देखा जाता है और उसका एक कॉम्प्लिकेशन होता है ब्रेन स्ट्रोक। इसके बाद अगर हम बात करते हैं और कौन-सी जाँचें कराई जाती हैं, तो अगर अल्कोहलिक सस्पेक्टेड है पेशेंट और हिस्ट्री से जांच नहीं मिल रही है, तो गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज गामा जीजीटी लेवल सीरम में नापा जा सकता है। इसके अतिरिक्त यूरिन एग्जामिनेशन कराया जा सकता है, ब्लड कल्चर्स कराए जाते हैं, ये सारी बातें कराई जाती हैं। और इसके अतिरिक्त और क्या कराया जा सकता है, तो रेगुलरली उनके वाइटल्स की स्क्रीनिंग की जाती है और सीरम लैक्टेट कराया जा सकता है। एसिडोसिस अल्कालोसिस के लिए जो ब्लड आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस एबीजी कराया जाता है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट कराया जाता है, क्योंकि बेसिकली पोटाशियम डिस्टर्बेंसेस जो हैं हार्ट के डिसऑर्डर्स को जन्म देते हैं और उसके कारण स्ट्रोक में प्रॉब्लम्स आती हैं, स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। प्लस कुछ एंटी हाइपरटेंसिव्स भी पोटाशियम लेवल्स को ऑल्टर कर सकते हैं, तो वो कोमॉर्बिडिटीज़ जैसे हार्ट की प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सोडियम लेवल्स भी देखे जाते हैं, मॉनिटर करे जाते हैं, क्योंकि सोडियम लेवल्स अगर वेरी करेंगे तो कॉन्शियसनेस वगैरह वेरी कर सकती है, अल्कालॉसिस हो सकता है एंड इन टर्न बाकी समस्याएं भी आ सकती हैं। बाकी समस्याएं कैसी समस्या, जैसे सीज़र, दौरी पड़ना, ये सारी समस्याएं आ सकती हैं। कुछ अन्य दवाइयाँ भी होती हैं जो दी जाती हैं, जिसके अंदर एक पिरासिटाम होती है,
एंड एसिटिकोलिन होती है, तो इसका कॉम्बिनेशन स्ट्रोसिट नाम से जाना जाता है। तो उसको ट्रायल के रूप में मतलब दिया जाता है। कई डॉक्टर्स देते भी हैं, कुछ नहीं भी देते हैं, डिपेंड्स स्ट्रोक के पेशेंट्स को। बट मैं यही कहूँगा कि आप उपचार से बचें बिल्कुल, डॉक्टर से सलाह लें। इसके बाद एक और दवाई होती है जो स्ट्रोक के पेशेंट्स को दी जाती है, जिसका नाम है एंटीबायोटिक कैटेगरी ऑफ ड्रग्स, जो बेसिकली आईसीयू सेटअप्स में दी जाती हैं। और ये जो है ब्लड कल्चर स्टडीज़ पर बेस्ड होती हैं। साथ में प्रोफाइलैक्सिस के लिए डी वेन थ्रोम्बोसिस पम्प्स, डीवीटी पम्प्स पेशेंट को दिए जाते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो टाइट स्टॉकिंग्स पहनाई जाती हैं, उनके पैरों को मूव कराया जाता है। इसके साथ उनको खून पतला करने की दवाइयाँ भी दी जाती हैं। ये सारी बातें थी। जो एंटीकोगुलेंट्स कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं, तो वारफरिन या डाइक्यूमेरॉल, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन एंड द पीरियड जिसमें पेशेंट एडमिटेड रहा है, जितने समय से पेशेंट एडमिटेड है, राइट। और इसके बाद यदि मैं आप लोगों से चर्चा करूं कि ऐसे पेशेंट्स में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है स्ट्रोक की, तो देखिए आइस्केमिक स्ट्रोक के जो मरीज़ होते हैं उनका तो प्रोग्नोसिस ठीक होता है। मतलब अगर सही समय पर 4 घंटे के अंदर उन्हें टीपीए का इंजेक्शन दे दिया जाता है तो वो रिकवर कर जाते हैं बहुत हद तक। बट हेमरेजिक स्ट्रोक में प्रोग्नोसिस हमेशा ही गार्डेड रहता है, तो बहुत श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता। लेकिन स्टिल अगर सही टाइम पर ट्रीटमेंट शुरू करा जाए और फिजियोथेरेपी शुरू करी जाए तो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स अचीव किए जा सकते हैं, और इसके कई क्लिनिकल एग्जांपल्स भी रहे हैं। इसके बाद यदि मैं आप लोगों से बात करूं कि प्रोग्नोसिस के बाद के क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं स्ट्रोक के, तो स्ट्रोक के कुछ कॉम्प्लिकेशंस ये हैं कि जो पेशेंट है उसको कभी कभी दौरे पड़ सकते हैं, राइट। और उसके अलावा उनकी जो मोबिलिटी है वो हैम्पर हो जाती है, जॉइंट्स काम नहीं करते, स्टिफनेस आ जाती है जॉइंट्स के अंदर, राइट। स्पास्टिसिटी हो जाती है, अकड़ जाते हैं जॉइंट्स। आँखों में समस्या हो सकती है, कानों की समस्या हो सकती है ना। सूंघने की जो शक्ति है उसमें खराबी, बोलने में समस्या आ सकती है पेशेंट को। और क्या हो सकता है, बाकी तो जो बेड रिडन पेशेंट है उनकी समस्याएं होती हैं। तो उनकी समस्याएं जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या खाने की नली जो है उसके थ्रू इन्फेक्शन अंदर चला गया, या पेशाब में इन्फेक्शन हो गया, जो गुप्तांग होते हैं उनमें इन्फेक्शन डेवलप कर गया। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स को बेड सोर होने के चांसेस बहुत रहते हैं, पर्टिकुलरली जो लेटे रहते हैं सैक्रम के पास। सैक्रम मतलब कूल्हे और कमर के बीच में, वहाँ पर बेड सोर होने के चांसेस रहते हैं। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करता हूँ तो ऐसे पेशेंट्स इन्फेक्शन के लिए बहुत प्रोन रहते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ख़राब है। साथ में बेड सोर होने के अलावा उनको पीठ पर घमौरियाँ इत्यादि होने का रिस्क रहता है। ऐसा पेशेंट डिप्रेशन में भी जा सकता है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि पेशेंट जो है चल फिर नहीं पा रहा, बात नहीं कर पा रहा, तो उसे अटपटा महसूस होता है, चिड़चिड़ापन आ सकता है ऐसे मरीज़ को। सोने की समस्या आ सकती है, डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगेन पेशेंट चल नहीं पा रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है, खाना पचने में समस्या आ रही है मरीज़ को। इसके बाद कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि उनकी याददाश्त कम हो जाती है समय के साथ। तो याददाश्त मतलब डिप्रेशन, मतलब उनको एक बार स्ट्रोक पड़ा, फिर डिप्रेशन हुआ, और दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से उनकी याददाश्त और कम होती जा रही है दिन पर दिन। तो उसका उन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एक शब्द है अंग्रेज़ी का, वो कम हो जाती हैं ऐसे मरीज़ों की। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं पक्षाघात या फिर स्ट्रोक के। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि इनसे कैसे बचा जाए और इनका क्या निराकरण करा जा सकता है। तो देखिए, जो स्ट्रोक के पेशेंट हैं वो स्ट्रोक के केसेस से तो बचने के लिए आप ये कर सकते हैं, जो भी सामान्य लोग हैं वो ये कर सकते हैं कि अल्कोहल जो है, शराब है, उसको मिनिमाइज़ कीजिए। दूसरी बात, सिगरेट पीना बंद ही कर दीजिए, मैं तो यही कहूँगा आप लोगों से। तीसरी बात, 20 मिनट रोज़ ज़रूर चलिए, उससे आपकी सेहत को लाभ होगा। आपका जो बीपी है वो कंट्रोल में रहेगा। अपनी बीपी की दवाइयाँ लेना बिल्कुल ना बंद करें डॉक्टर की सलाह के बिना, और विशेषज्ञों से अवश्य राय लें। अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें। जो लोग मोटे हैं वो अपना वज़न कम करने पर ध्यान दें, उससे बहुत लाभ होता है स्ट्रोक के स्ट्रोक को प्रिवेंट करने में। इसके अतिरिक्त स्ट्रेस कम करने के स्टेप्स लें, मतलब समय पर सोना, हंसना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हंसना जो है वो आपके स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा कम कर देता है, जो स्ट्रोक के रिस्क को लंबे समय में बहुत मिनिमाइज़ करता है। जो हृदय रोगी हैं वो अपने दिल का अच्छे से ध्यान रखें, जो भी उनके कार्डियोलॉजिस्ट हैं या जो डॉक्टर हैं, कंसल्टिंग डॉक्टर, उनकी सलाहों को मानें, एक्सरसाइज करें नियमित रूप से, और जो खान पान बताया गया है उनका उसको अच्छे से उसके साथ उसको मानें, उस खान पान को फॉलो करें अच्छे से।
तो ये तो थी कि स्ट्रोक से बचने के तरीके। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप जीवन शैली में क्या परिवर्तन ला सकते हैं जिससे आप स्ट्रोक से बच सकें, पक्षाघात से बच सकें। तो जीवन शैली में परिवर्तन के लिए पहली बात कि ठीक किया जाए अल्कोहल को, सिगरेट स्मोकिंग को, और बाकी किसी प्रकार का अगर कोई नशा करता है, एक्सरसाइज बढ़ाई जाए। तो ये बात तो थी ठीक होने के लिए।